शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खबर से करते हैं। रायपुर में पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले पर फायरिंग हुई है। यह बड़ी खबर है। सुरक्षा में लगे आरक्षक से गोली चली और गोली लगने से आरक्षक अजय सिंह की मौत हो गई है। जानकारी ये मिल रही है कि हथियारों की सफाई आरक्षक कर रहे थे और इसी दौरान ये दुर्घटना घटित हुई। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव यादवेंद्र सिंह मैदान में है। ग्वालियर, चंबल और राजगढ़ यहां पर पहुंचेंगे अमित शाह। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव चल रहे हैं और उस वक्त अमित शाह खुद मध्य प्रदेश में है, तो इसके भी एक अलग तरह से मायने, क्योंकि पहले चरण में जब वोटिंग परसेंटेज गिरा था तो उसके बाद चिंतन मनन बीजेपी ने शुरू कर दिया था और ये कहा था कि दूसरे चरण में ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई कि मतदाताओं को घरों से बाहर निकाला जाए और ये दूसरे चरण के चुनाव, जिसके बाद अचानक देर रात पहुंचते अमित शाह मध्य प्रदेश में। मनोज जी। बिल्कुल, और केंद्रीय कमेटी यानी केंद्रीय जो नेतृत्व है उसने 2 दिन पहले कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, खासकर वोट शेयर बढ़ाने को लेकर। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस समय मंच पर जब देख रहे हैं तो वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि आप घरों से निकलिए, वोट करिए। लेकिन अमित शाह का मध्य प्रदेश में होना और खासकर उन 2 सीटों पर पिछली बार हमने देखा शिवपुरी, गुना, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत ली थी। केपी यादव चुनाव जीते, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में है नहीं, लिहाजा बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है और उनका अपना कार्यक्षेत्र भी माना जाता है। दूसरी तरफ रोडवल नागर के सामने दिग्विजय सिंह के होने से ये बड़ी चुनौती इस सीट पर बताई जा रही। और जब अमित शाह पहुंचेंगे तो निश्चित है माहौल भी बनाएंगे। लेकिन जो मेरे पास जानकारी, ताजा खबर आपको दे दें कि अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले अपने वरिष्ठ नेताओं से बात की है। मध्य प्रदेश की जहां भी चुनाव होना है, 6 सीटों को छोड़कर जो पहले दौर में हो चुके हैं, आज की 6 सीटों की और इसके बाद अंतिम जो 7 और 13 में होना है, उनको लेकर भी बात की है कि किस तरह की स्थितियां हैं, कैसे वोट शेयर बढ़ाना है। तो तमाम नेताओं को बात कही, जिसमें मुख्यमंत्री माफ करिएगा मोहन यादव भी मौजूद थे। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ साथ अमित शाह का छत्तीसगढ़ पर भी फोकस है और आज उनका छत्तीसगढ़ का दौरा भी रहेगा। दोपहर 3:30 बजे बेमित्रा पहुंचेंगे अमित शाह। यहाँ चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। विजय बघेल, जिनके पक्ष में वोट की अपील की जाएगी, दुर्ग लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल, और उनके सामने है राजेंद्र साहू। तो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे बेमित्रा पहुंचेंगे अमित शाह। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ पर भी फोकस। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। ये खबर तो चल ही रही लगातार, लेकिन अमित शाह के अलावा अब उन सीटों की बात कर लेते हैं। एमपी के दूसरे चरण की 6 सीटों पर मतदान जारी है। 9:30 बजे तक 13.8% वोटिंग की बात कही जा रही है। हम देख लें, यदि लोकसभा वाइज भी देखते हैं इसको, तो दमोह में 13.34, नमदापुरम में 15.95% वोटिंग, खजुराहो की बात करें तो 13.44, रीवा में 13.27% वोटिंग हुई है और सतना की बात करते हैं तो 13.59%, टीकमगढ़ में 13.36%। हम आपको बता दें कि जिन स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं, यदि उनकी बात करें तो छत्तीसगढ़ पर भी नजर डालते हैं। कांकेर में 17.52% की बात कही जा रही है, महासमुंद में 14.33%, राजनांदगांव की बात करते हैं तो 14.59% वोटिंग हुई है। ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की सीटों को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं, 2019 में बीजेपी का ही यहां कब्जा रहा। लेकिन तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हम उनसे आपको परिचय कराएंगे। लेकिन सीधे इस वक्त आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, अलग अलग तस्वीरें। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हम बात करें तो राहुल हमारे साथ मौजूद है और दूसरी तरफ बात करते हैं तो मिलन भार्गव भी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की 2 लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस समय चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। लेकिन सीधे चलते हैं इस वक्त नमदापुर, जहां रंजना हमारी संवाददाता मौजूद है। रंजना से बात कर लेते हैं। रंजना, क्या कहेंगे, नमदापुर से क्या खबरें आपको दिखाई दे रही है? आपने तमाम सारे लोगों से बातें की है, वोट का प्रतिशत यदि 10 बजे तक हम देखें तो क्या जानकारी आपके पास? जी मनोज जी, नर्मदापुरम की अगर बात कर ली जाए तो अभी 6 लोकसभा सीटें जो हैं उसमें नर्मदापुरम में सबसे ज़्यादा जो मतदान है वो हुआ है सुबह 9:30 बजे तक और 15.95% मतदान है वो नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर हुआ है। और यहाँ पर अगर सबसे अच्छी बात देखी जाए तो वो यही है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अपने अपने घरों से निकली हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और महिलाओं के साथ में जो यूथ आपके पीछे तस्वीरें दिख रही, बड़ी दिलचस्प है। आप बात कीजिएगा। देखिए आपके पीछे एक
दिव्यांग पहुंचे हैं वोट करने, उनसे भी बात कीजिएगा। जी जी मनोज जी, बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुबह से कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। और यहाँ जो इस बूथ पर हम हैं, सुबह से यहाँ पर बड़ी जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई थी और हर वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुँच रहे थे। आप जागरूक मतदाता है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँचे, क्योंकि आप बड़ी परेशानी से यहाँ पर पहुँचे हैं। जी। क्या सोचकर आपने वोट किया है? किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया है? विकास को लेकर, एजुकेशन को लेकर, किस मैडम चीज़ को? विकास करेगा। अभी आपको क्या लग रहा है, होशंगाबाद में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, या और चाहते हैं? मैडम होना चाहिए, और होना चाहिए अभी तो। तो यहाँ पर ये तो जागरूक है मनोज जी, लेकिन इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो महिलाएं बहुत ज्यादा जागरूक यहाँ पर नजर आ रही महिलाएं हैं। आपको महिलाओं दिख का रही हो जो तो वोट महिलाओं से प्रतिशत बात हर कर लीजिए। चुनाव में बहुत ज्यादा भी होता है, महिलाओं की भागीदारी होती है। फिलहाल यहाँ पर जो आपने वोट डाल दिया, इधर आइए। आप क्या आपको लग रहा है, क्या सोचकर आपने मतदान किया है? मैडम तो हमने दे दिया। वोट दे दिया? वो थोड़ी पूछ रहे हैं किसको दिया, ये पूछ रहे हैं कि क्या सोच कर दिया है। विकास को लेकर दिया, एजुकेशन को लेकर दिया है? एजुकेशन को, क्या चाहती हैं एजुकेशन में? एजुकेशन में क्या चाहती जो मतलब जो भी हमारी जॉब वॉब लगना चाह रही है, तो उसके हिसाब से हमको जो भी मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप वगैरह। अभी आपको मिलती है समय से कि नहीं मिलती? मिलती है। जी, इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, और अभी जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर आपके मन में क्या चीजें हैं और क्या सोचकर आपने मतदान किया? बदलाव तो होना चाहिए, और विकास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के जो पुराने हैं, हाँ कैंडिडेट, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया है। आप महिला हैं, महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सरकार बनाने में। आपको क्या लग रहा है, क्या सोचकर आपने मतदान किया? अब मतदान इसलिए किया है कि आगे जो भी योजना है वो जागरूक रहें, हमेशा जो चलती रहें, जो लाभ मिलता रहे हमको। इस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए। जी, तो अलग अलग आपने महिलाओं से भी बिल्कुल। बात की, आपने मतदान किया है? क्या सोचकर मतदान? ये थोड़ी मतदान होता है, ऐसे दिखाते हैं। आपने क्या सोचकर मतदान किया है? हमने सोच के कि हमारी बड़ी पहाड़ियाँ इसको भगा दिया। आप देखिए कि यहाँ पर ये अलग हम अलग रोड वर्गों के के जो किनारे लोग पर हैं वो लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और यही वजह है कि जब यहाँ के जो मतदाता हैं लेकिन वो बेहद जागरूक मतदाता है रंजना, वो अपनी कोई परेशानी कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो अपनी परेशानी भी बता रहे तो हम लोग का काम है कि यही वो मौका होता है जब ये बताने का समय मिलता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी परेशानी दर्ज करा दीजिए, हो सकता है संबंधित अफसर देख रहे हो तो उनका काम हो जाए। रोड के किनारे पड़े हैं हम, पहाड़ियाँ हमारी पूरी टुड़वा दी हैं, रोड के किनारे पड़े हैं हम, हमारे कोई जगह नहीं दी अभी सरकार ने। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हमें जगह चाहिए, जगह चलिए चाहिए। रंजना, निगाह बनाए रखिएगा, उनको जगह की जरूरत है। लेकिन जिस पहाड़िया की वो बात कर रही हैं रंजना, चूंकि वो क्षेत्र देखा हुआ है, वो पहाड़िया बहुत अलग तरह की पहाड़ी है, और ये कहा जाए कि आर्कियोलॉजिकल की भी नज़र उस पर होती है, शायद इसीलिए वहाँ से कुछ अतिक्रमण हटाया गया होगा, जिसके कारण उनको ये सामना करना पड़ा। लेकिन विकास के मुद्दे पर जया, आज भी होशंगाबाद इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आ जाए जो इस नर्मदापुर का विकास कर दे। कई आए, कई चले गए, लेकिन विकास का इंतजार आज भी है। निश्चित तौर पर, और मतदाता एक तरह से बटे हुए भी हैं, क्योंकि कोई विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचना जहन में है और उसे लेकर वोट डाले जा रहे हैं, तो मतदाताओं की राय बहुत भिन्न होती है, जो कि ईवीएम में कैद हो जाती है। और चलिए, रंजना हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन दमोह आपको लिए चलते हैं। अमित हमारे साथ यहाँ से जुड़े, उनसे बात करेंगे, उसके बाद मेहमानों का रुख करते हैं। अमित, दमोह में इस वक्त आप मौजूद हैं, वोटिंग परसेंटेज भी बताइएगा 10 बजे तक का, और जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप अभी 10 बजे तक? कितना उत्साह यहाँ मतदाताओं में दिखाई दे रहा है? बेशक जय, यहाँ पे देखते ही बनता है कि जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखते को बन रहा है कि मेरे साथ एक परिवार खड़ा है, छोटा सा बच्चा है, काफ़ी देर तक लाइन में लगे रहे, उसके बाद अब मतदान करके लौट के आए। लगभग 14%, यानी सुबह 7 बजे से लेके अभी तक हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 14% यहाँ तक अभी तक वोटिंग हो गई। सुबह का 10 बज रहा है और ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक इसी तरह जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है। पहले इनसे बात करूँगा, कितना उत्साह है आज आप वोट डाल के आए? छोटे से भैया दीदी, कौन है जी? भैया भी छोटा सा आया है आप लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ, छोटा परिवार, सुखी परिवार मतदान करने के लिए आया। कैसा लग रहा है? क्या सोचा रहा जब मतदान कर रहे थे? तो अच्छा लग रहा है। तो क्या सोच के किया है मतदान? किसको जिता रहे, किसको मोदी जी के लिए। सिर्फ मोदी जी को जिता रहे हो। और आप क्या करती हो? कुछ नहीं।
कुछ नहीं करती है, अपना परिवार संभालती हो, वोट डालने आई हो। ठीक है। तो वोट डाल दिए? हाँ डाल दिए। चलो, क्या क्या सोच के डाला ना वोट? मोदी को सोच के डाला। मोदी जी को हाँ। सोच के डाला। तो यहाँ पे आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस मोदी का फेस यहाँ पे पूरा चुनाव चल रहा है। जैसे हमने सुबह भी यहाँ पे चर्चा की थी कि जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्याशी से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोदी के फेस पे ये पूरा चुनाव हम देख सकते हैं कि दमोह का जो संसदीय क्षेत्र है पूरे मोदी के फेस पे। और देखिए मोदी के फेस पे तो है अमित, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की जो एक तरह से कहते हैं कि फ्रंट लाइन जो लीडर्स हैं वो तक यहाँ पर राहुल लोधी के पक्ष में प्रचार के लिए उतर गए। गोपाल भार्गव को हमने बुंदेलखंड से देखा, यहाँ से प्रहलाद सिंह पटेल भी हमें दिखाई दिए जो कि सपोर्ट करते हुए लगातार उनके पक्ष में प्रचार करते दिखाई दे रहे। लोकसभा जी चुनाव जी जीत जी कर जी आए थे। बिल्कुल, वो वहां से चुनाव जीत कर आए हैं। जयंत मलैया वो यहाँ पर लगातार राहुल सिंह लोधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते दिखाई दिए। मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। दूसरे चरण की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी से प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी पहली बार मैदान में हैं, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अपने गृह ग्राम चांदोर में उन्होंने वोट डाला। सांसद माया नारोलिया ने बूथ 110 पर वोट डाला है। नरसिंहपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी मतदान कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी जो कि चौधरी जी के सामने है, दर्शन सिंह के सामने, संजय शर्मा, इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। पांजीर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की पहले और उसके बाद अपने मत का प्रयोग कर लिया है। तो बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, उन्होंने अपने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। होशंगाबाद सीट की हम हालांकि यहाँ दोनों नए प्रत्याशी है जया, इस बार चाहे हम संजय शर्मा की बात करें या फिर दर्शन चौधरी की। दर्शन कांग्रेस के माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन किसान संघ से जुड़े हुए हैं, उस मोर्चा के वो अध्यक्ष भी है। लिहाजा इस बार मोर्चा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ टिकट दिया। तस्वीरें आप देखिएगा, प्रहलाद पटेल नजर आ रहे हैं, नरसिंहपुर में उन्होंने वोट किया है। कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, पहले कैबिनेट मंत्री ही रहे हैं केंद्र की सरकार में। पिछली बार दमोह से लोकसभा चुनाव जीते। साथ में जालिम सिंह पटेल जो उनके भाई है वो भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों पहुंचे हैं, एक विधायक है और एक माफ करिएगा पहले विधायक रहे हैं जालिम सिंह। उन्हीं की सीट पर प्रहलाद पटेल इस बार चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए। कैबिनेट मंत्री है, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल। ये तस्वीरें अलग अलग, चाहे नरसिंहपुर की बात करें, नरसिंहपुर और नमदापुर दोनों मिलाकर ये लोकसभा बनती है। बड़ी पुरानी लोकसभा है। चलिए सतना चल देते हैं सीधे, और सतना से हमारे सहयोगी सुनील बघेल जी जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। सतना में क्या तस्वीरें हैं सुनील जी? काफी कुछ कर लिया होगा आपने इस समय। मतदान केंद्रों पर आप है, आपके पीछे कतार तो दिख रही मुझे। जी, मतदान केंद्र है, मैंने आपको बताया 3 मतदान केंद्र हैं। तो हमें मतदाताओं से मैं बात करता हूं, 2 मतदान केंद्र तो करीब करीब खाली पड़े हुए हैं। हमें यहां संयोग से एक प्रत्याशी मिल गए हैं। मैं बता दूं कि सतना में अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी 19 प्रत्याशी सतना में हैं। उसमें से एक अजीज अहमद कुरैशी साहब मिले हैं जो कि मानवीय भारत पार्टी से हैं और संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सोच के साथ लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं कि भारतवर्ष को ऐसा प्रत्याशी मिले जो दागी ना हो, उसके ऊपर सार्वजनिक आरोप ना हो, उसके ऊपर बलात्कार के आरोप ना हो, उसके ऊपर संसद की जो निधि आती है उसको डकारने के आरोप ना हो। हम ऐसा देश के अंदर मनोज जी एक और बहुत अच्छी चीज मैं दिखाऊंगा आपको कि आप अजीज अहमद कुरैशी हैं आप, लेकिन बकायदा आप देखिए कि माथे पर टीका चमक रहा है, जो भारतीय संस्कृति में, जो एक समाज में, जो एक समरसता सुनील जी जरा पूछ भी लीजिए ना। सुनील जी, यहाँ हम सुनील जी इनसे पूछ तो लीजिए। भारतीय संस्कृति जो आप दिखा रहे हैं, और अजीत साहब है, अजीत साहब के ऊपर वो रंग भी है जो रंग इस समय चढ़ा हुआ है देश भर में, लेकिन ये रंग की जरूरत क्या लग रही है अजीत साहब को, या ये माना जाए कि सर्वधर्म संभाव का एक मैसेज दे रहे हैं? अजीत जी क्या मैसेज है आपका? और मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो आपने टीका लगा रखा है, तो आप तो मुस्लिम हैं लेकिन समान तौर पर नहीं होता, तो क्या चाहते हैं? भगवा शर्ट भी पहन रखी, पीली शर्ट। अच्छा, किसने कह दिया आपसे जी कि मैं मुस्लिम हूँ? किसने कहा आपसे? अच्छा, Who know? Do you know I am Muslim? आपका नाम पढ़ा, उस नाम Why you indicate that I am Muslim? ओके, तो चलिए आप बताइए क्या What is your opinion that you say to me I am Muslim? चलिए तो चलिए बताइए क्या है? नाम के मायने बता दीजिए। भारत का धरती माता का पुत्र हूँ। बहुत बढ़िया।
अच्छा, नाम के मायने बता दीजिए आप। नाम के मायने जो है मेरे पिताजी जाने, जिन्होंने रखा था। जी जी। मैं क्या जानूं नाम के मायने? जिसने मुझको पैदा किया, जिस माँ ने मुझको पाला, जिस माँ ने मुझको दूध पिलाया, जिस बाप ने मुझको बड़ा पैदा करके उसने नाम क्यों रखा होगा वो जाने, उनका काम जाने। उन्होंने मुझको नाम दे दिया, मेरा नाम चल रहा है। बहुत सुंदर बात कही है सुनील भाई। मैं वही इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि इसमें कुछ निकल कर सामने आ जाएगा, और आ गया। देखिए, यही हिंदुस्तान की पहचान है। आदमी जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जात और धर्म उसके साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो आता है जब दुनिया में तो अकेले ही आता है। उसके पास ना धर्म होता है, ना जाति होते, ना कपड़े होते हैं बदन पर। देखिए कि जैसे मैंने उन्हें मुस्लिम कहा, जी जैसे मैंने उन्हें मुस्लिम कहा वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा किसने कहा मैं मुस्लिम हूँ, और कौन होते हैं आप डिसाइड करने वाले, मैं हिंदुस्तानी हूँ। खैर, ये भाव सब जगह आए, और मैं एकाध किसी प्रत्याशी से, मतदाता से बात करने की कोशिश करूंगा। आप ये कितनी बार वोट डाल चुके हैं? तीसरी बार डाल रहा हूँ। तीसरी बार डाल रहे हैं। किन मुद्दों पर सत्ता में आप किन मुद्दों पे सोच करके वोट डालने की बात कर रहे हैं? बस सर मैं यही चाहता हूँ विकास मुद्दा लेके चल रहा हूँ। अच्छा, रीवा और सतना की तुलना की बात होती है तो क्या अंतर देखते हैं? रीवा सबसे आगे। तो सतना में पिछड़ेपन का क्या कारण आपको नजर? यहाँ विकास नहीं किया। क्या कारण रहा? अब कारण तो खैर सर नहीं बता सकता, मगर ये तो नेता ही बता सकते हैं। मगर अपना काम है कि चलिए, आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? यही अपेक्षा रखता हूँ कि विकास करें और कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के बात, आप कहाँ से हैं? सतना आओ बेटा इधर जी। सतना यही लोकल। तो आप नए बच्चे को भी, अपनी नई जनरेशन को भी लोकतंत्र का पाठ सिखाने आए हैं? हाँ, मेरे से ज्यादा उत्साह इनको था। बोला पापा मैं वोट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन स्याही तो नई जनरेशन से पूछ लीजिए उसके मन में क्या है। देख रहे हैं आप? नई जनरेशन से पूछ लीजिए सुनील भाई, उसके मन में क्या है। पूरा नाम बताओ। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? आइए सामने आप। अच्छा, तो क्या सोच करके आप यहाँ आए हैं? वोट देने। अच्छा, वोट देने। तो आप तो वोट दे नहीं सकते। तो अच्छा, तो आप ये बताइए, अच्छा स्याही लगवाई है, ये कहाँ से लगाई है स्याही? अच्छा, ऐसे ही देखने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने भीतर देखा? आपने देखा? आपको क्या अच्छा लगा? बीजेपी। अच्छा, आपको सरकार में क्या चाहते हैं कि कौन आए, कैसी सरकार होना चाहिए? बच्चे लोग कैसा सोचते हैं? आप किसको पसंद करते हो बताओ? मोदी। अच्छा, आप बताएंगे क्यों पसंद करते हैं? जो कि वो प्राइम मिनिस्टर है। ओह, तो बच्चा बड़ी मासूमियत से कह रहा है कि वो मोदी को पसंद करता है। चलिए सुनील भाई, आप निगाहें बनाए रखिएगा। समय अब इजाजत, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपको याद होगा कि ब्यावरा में जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो उनसे हमने पूछा था कि आप क्या सोचते हैं देश के बारे में। ये विधानसभा चुनाव की तस्वीर है, आपकी मेरी बात भी हुई थी उस मुद्दे पर, तो कई सारे बच्चों ने यही कहा था जो ये बच्चे कहते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात थी मनोज जी कि नई जनरेशन में बच्चे कितने जागरूक थे, और कितनी जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री है लेकर के उनको कितने जागरूक थे। ये वाकई बड़ी यादगार रिपोर्ट थी। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। फिर लौटेंगे सुनील जी आपके पास। जय। निश्चित तौर पर। और चलिए जल्दी से अब मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ मिलन जी जुड़े हुए हैं, रवि वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है, और वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले शुरुआत रवि वर्मा जी आपसे ही कर लेते हैं। क्या लगता है सतना सीट को लेकर, क्योंकि इस बार तो नारायण त्रिपाठी विधानसभा चुनाव में तो जाहिर तौर पर उसके बाद तो शायद बहुत कॉन्फिडेंस में कांग्रेस होगी कि सतना सीट इस बार जीत ले, लेकिन क्या नजर आ रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है सर? जय जी, स्पष्ट रूप से ये परिणाम दिख रहा है कि जिस तरीके से संसद में सतना के जो मुद्दे होना चाहिए थे, जो विकास की बात होनी चाहिए तो वो नहीं हुई, जिसका प्रतिफल था कि विधानसभा चुनाव में भी गणेश सिंह जी को हार का सामना देखना पड़ा। तो ये दोहरे चरित्र की, चेहरे बदलकर राजनीति करने वालों के लिए सबसे बड़ा सबक था, लेकिन वही गलती फिर भाजपा ने दोहराई है, उन्हें प्रत्याशी बनाकर। तो इस तरीके की जो है चेहरे बदलने की राजनीति है, जनता समझती है कि आप इस तरह से चेहरे बदलकर वोट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने विकास किया ही नहीं तो जनता आपको किस आधार पर वोट देगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे चरण के मतदान में सतना से एक बड़ी शिकस्त हासिल करेगी। लेकिन वो एक चेहरे की जिसकी बात कर रहे हैं, वो चेहरा आप देखिए, बच्चा भी उस चेहरे का नाम ले रहा था जिस पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तो क्या ये चुनौती है आपके सामने? नहीं, ये किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। हर एक व्यक्ति का, एक बच्चे का अपना एक मत होता है, तो उनका जो मत है उन्होंने अपना मत रखा है। लेकिन सतना में या प्रदेश में हम देखेंगे तो ऐसे तमाम नौजवान बच्चे होंगे जो राहुल गांधी को भी पसंद करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद में मिलन जी के पास जाऊंगी। विधानसभा चुनाव अलग होता
होता है सर, स्थानीय मुद्दे लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्र के मुद्दे प्रायोरिटी रखते हैं और हो सकता है सबकी राय अलग अलग हो, लेकिन ज्यादातर जो जनता है सतना की वो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर वोट डाल रही है। और 2019 में हम देख चुके हैं, भले ही प्रत्याशी पसंद ना हो लेकिन केंद्र में मोदी सरकार चाहिए। जया जी, यही तो बात है कि जब दोनों चुनाव भले अलग होते हैं, लेकिन पिछले समय जब हार का जो जीत जो उन्होंने देखी थी, लेकिन उनके जो काम थे वो बिल्कुल निष्फल थे, तो जनता ने उनको हराया ना। प्रत्याशी तो वही है ना, विधानसभा चुनाव में भी है, भले मुद्दे अलग होते हैं लेकिन आदमी एक ही था। ये चेहरे बदलने की जो राजनीति है ना, ये जनता पहचानती और जनता ने हरा दिया है। और वही व्यक्ति फिर आज सामने है जिसने सतना की जनता को छला है और धोखा दिया है, फिर धूल झोंकने के लिए आए हैं, मिर्ची लेकर आए हैं। ये बात तो रवि जया, आप देखिए ये बात तो होशंगाबाद में भी कही जा सकती है। संजय शर्मा अभी चुनाव हार गए हैं लेकिन उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया, तो जीत हार अलग होती है लोकसभा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मिलन, आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं इस वक्त चुनाव का जो प्रतिशत है, वोट का जो प्रतिशत है, अभी करीब करीब 14 के आसपास मुझे नजर आता है, जितनी लोकसभा अभी दिखी जो हम दिखा रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है इस बार कुछ खास तैयारियां की है भारतीय जनता पार्टी ने ताकि पिछले बार से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ जाए और जो आप उम्मीद कर रहे हैं वहां तक पहुंचे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोकतंत्र का महापर्व दूसरा चरण हम देख रहे हैं, उस चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने प्रयास किया है कि मतदाता घर से निकल कर मतदान केंद्र में आए और अपना अभिमत का उपयोग कर एक सच्ची और देशभक्त सरकार को चुनने का अवसर दे। देखिए, जिस प्रकार से आप देखिए 6 सीटों का आज मतदान होने जा रहा है, जिसमें एक सीट ऐसी है जहां कांग्रेस ने पहले ही चुनाव होने से पूर्व अपनी हार स्वीकार करके अपने प्रत्याशी को विड्रॉ कर लिया, और जिस प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया था उसने भी हार को स्वीकार करते हुए अपने नामांकन में गलती की और उस चुनाव से बाहर हुए। जब इस बात को उजागर किया गया तो उन्होंने किस प्रकार से चुनाव आयोग मिलन बने रहिएगा। आप इस वक्त तस्वीरें हमें मिल रही, जम्मू कश्मीर से तस्वीरें दिखाई दे रही है। आप देखिए जितेंद्र कुमार नजर आ रहे हैं, इस समय वोट करने वहां पहुंचे हैं और उनके साथ शायद उनके परिवार के लोग होंगे। ये तस्वीरें देखिए आप जम्मू कश्मीर की, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। और देश भर में आज 88 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिन अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने हैं। बिल्कुल मिलन जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए सर, फिर अब तक के अपडेट हम दर्शकों तक ये जनता के आक्रोश को समझ के पहले ही विड्रॉल कर रहा है। अभी रवि भाई को मैं सुन रहा था मनोज जी, जिस प्रकार से एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। देश के सभी वर्ग और सभी उम्र के युवा और महिला और गरीब की आवाज बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। उनके हृदय स्थल में नरेंद्र मोदी ने जो अमिट छाप छोड़ी है वो आपने देखा 2 दिन पहले भोपाल में भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ, उसमें जनसैलाब जो उमड़कर आया, उसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बुजुर्ग भी थे, तो हर वर्ग भी था। तो ये तो राम को मानने वाले भी थे, तो रहीम को मानने वाले भी थे। वो नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चयता के साथ जिस प्रकार से देश का नेतृत्व, ये तो बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा ना सर। प्रत्याशी जनता को पसंद नहीं है क्योंकि कई जगह एंटी इनकम्बेंसी की खबरें आ रही थी। अब प्रत्याशी आपने रिपीट करके वही चुनाव में उतार दिए, लेकिन जनता को तो केंद्र में मोदी सरकार चाहिए। अब वो तो फिर यही है ना कि मजबूरी वश आप कह लीजिए कि वो तो वोट मोदी जी के चेहरे पर डालेंगे, तो ये तो आपके लिए भी सोचने वाली बात है कि कब तक प्रधानमंत्री या कब तक मोदी जी के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ते रहेंगे। मजबूरी बिल्कुल जया जी, कब तक नहीं, जब तक इस देश की जनमानस जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बागडोर सौंपना चाहेगी, अपना आशीर्वाद देना चाहेगी, अपना नेतृत्व करना देने चाहेगी, ये तब तक मुमकिन रहेगा। और जिस प्रकार से आप देखिए मिलन जी, प्रत्याशी कोई भी हो, देखिए प्रत्याशी, हर पार्टी अपना प्रत्याशी ऐसा खड़ा करती है जो जीतने योग्य हो, जो कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करता हो, जनता का जनमानस का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो। वही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं, देखिए उसके उलट भी यदि जाएंगी तो आप उनका समर्थन भी है, और दशकों तक उन्होंने संसद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है। रवि जी जी मनोज जी, दरअसल क्या है, सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं मिलन जी, और जिस सच के साथ चर्चा होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, क्योंकि हार और जीत जो पहलू है वो होते हैं, जनता तय करती है, लेकिन जनता के वादों को पूरा करना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब सांसद के रूप में गणेश सिंह जी असफल साबित हुए हैं, और क्या मजबूरी है कि एक असफल व्यक्ति को जो है जबरन जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, जो पूर्ण रूप से विफल साबित हुए हैं। लेकिन मनोज जी ने संजय शर्मा का जिक्र किया है, तो देखिए हारने के बाद पुनः प्रयास किया जाता है, लेकिन एक जीता हुआ व्यक्ति जब हारता है तो उसकी विफलता एकदम स्पष्ट रूप से दिख रही। तो क्या आपके पास दूसरा प्रत्याशी नहीं था कि आप फिर लड़ाते और
में गाड़ी खजुराहो ले चले। अपने वादे लेकर जाते। रवि भाई, आप बार बार सतना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन खजुराहो से क्यों भाग खड़े हुए ये भी आपको बताना चाहिए। आखिर क्या कारण से आपने खजुराहो में हार को स्वीकार कर लिया? चलिए आप खजुराहो की बात करें और सूरत पे अगर चलिए खजुराहो की आप बात करें, रवि और मिलन खजुराहो की कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो की बड़ी खबर जया देख लेते हैं। खजुराहो की बात कर लेते हैं। खजुराहो से इस वक्त बड़ी खबर है। बंसल न्यूज पर बीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा प्रत्याशी बीडी शर्मा बोले हैं कि मंगलसूत्र को लेकर प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मंगलसूत्र जीवन में देखा नहीं, भाव समझा नहीं, ये बीडी शर्मा का कहना है। बिछिया, पायल, बिंदी क्या होती है उनको नहीं पता है। एमपी में पूरी 29 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया है। इतिहास रचेगा खजुराहो, ऐसा उनका कहना है। खजुराहो से प्रत्याशी है बीडी शर्मा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया था। मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ है, ऐसा उनका कहना था, लेकिन उस पर पलटवार किया है बीडी शर्मा ने। और ये पहला बयान है देश में जब मंगलसूत्र को लेकर जब प्रियंका गांधी ने अपनी बात कही तो एक अलग तरीके से बीडी शर्मा ने बात की। सूरज हमारे सहयोगी ने बात की है बीडी शर्मा जी से, क्या कहा सुन लेते हैं। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई मंगलसूत्र जीवन में देखा नहीं, भाव समझा नहीं। बिंदिया क्या होती है, पायजे क्या होते हैं, बिछिए क्या होते हैं, उनको नहीं पता। घोषणा पत्र में कहा है कि हम सारे इसकी जांच कराएंगे। तो आप हमारी माताओं बहनों के गहनों पर जो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई मंगलसूत्र जीवन में देखा नहीं, भाव समझा नहीं। बिंदिया क्या होती है, पायजे क्या होते हैं, बिछिए क्या होते हैं, उनको नहीं पता। घोषणा पत्र में कहा है कि हम सारे इसकी जांच कराएंगे। तो आप हमारी माताओं बहनों के गहनों पर चलिए मंगलसूत्र की बात जय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले इस पर बात हुई है, क्योंकि ये बयान अब चर्चा में इसलिए बनेगा कि प्रियंका गांधी के बयान पर पहली बार प्रियंका गांधी ने क्या कहा था ये सुन लेते हैं, फिर हम इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं और थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। आप देखिएगा इस वक्त सिंह साहब जो अपनी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। सर आपके टिकट कटने के बाद ठाकुर समाज के नाराजगी, देखिए ये उनकी क्या वो है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, उनसे जाके पूछे क्यों नाराजगी। लेकिन जनरल साहब आपके जाने के बाद यहाँ पर देखा गया बंदा जी, बात मंगलसूत्र की हो रही है। आप भी एक महिला हैं और प्रियंका गांधी ने जब ये कहा तो बीडी शर्मा ना जाए, मिलन से भी इस मुद्दे पर बात होगी। क्या कह रहे हैं आखिर बीडी शर्मा ने ऐसा क्यों कहा? कि क्या वो नहीं जानती है मंगलसूत्र के बारे में, जैसा वो बोल रही हैं कि मेरी माँ ने तो कुर्बानी दे दी। सबसे पहले तो मैं पुनः जनता से अपील करना चाहूँगी कि फिर से मैं एक बार अपील करना चाहूँगी कि अपने घरों से निकलें, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपने अहम भूमिका को निभाएं, अपना योगदान दें, अपना मत दें, जाएं उस सरकार को चुनें जो आपका विकास करे, उस युग पुरुष को चुनें जो आपके लिए निरंतर कार्य कर रहा है बिना कोई अवकाश लिए हुए। जाएं उस व्यक्ति को चुनें जो देश के विकास की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और जिसको भारत को आगे ले जाने की जिसकी नीयत है। तो पुनः मैं ये अपील करना चाहूंगी कि सब अपने घरों से निकलें और वोट डालें। लेकिन इस पर तो बता दीजिए कि आप भी महिला है। जी बिल्कुल। देखिए मनोज जी, ये मंगलसूत्र वाले विषय पे पहले भी मेरी जया जी से चर्चा हो चुकी है और दोबारा मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा छेड़ा है। आपने देखा किस प्रकार से सैम पित्रोदा जी ने जो बोला, उसी के विषय में हम ये कह रहे हैं। और इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र लाया है उसमें इन्होंने कहा है कि ये हमारी संपत्ति की, हमारे जेवर जो हैं, हमारे जेवरों की जांच करेंगे। तो इन इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी हिम्मत किसी की पार्टी की है कि वो हमारे जेवर जायदाद देखें। क्या नहीं जानती प्रियंका गांधी बिछिया, क्या नहीं जानती प्रियंका गांधी मंगलसूत्र जो बीडी शर्मा जी कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने कि जो इटालियन संस्कृति के
पूजक हैं और इटालियन संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं, वो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को क्या जानेंगे। अब आप देखिए इस प्रकार का षड्यंत्र और प्रपंच रचा जा रहा है। देश की गरीब जनता जो अपनी संपत्ति वर्षों बरसों और पीढ़ियों में बनाती है, अब उसको लूटने की योजना बना रही है कांग्रेस पार्टी। और खुले तौर पर मैनिफेस्टो में रखकर उनके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो इस देश की संपत्ति को लूट लेंगे, सरकार अधिकृत कर लेंगे। बस देश देख रहे हैं कि उनकी संपत्तियों पर बुरी नजर रख रहे हैं। वो कौन लोग जिन्होंने दशकों से देश को लूटा? जब आपकी संपत्ति को जांच के दायरे में लिएगा तो आप जनता की संपत्ति की जांच करें। किसने अधिकार दिया? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। प्रियंका गांधी जया कुछ कह रही है। लेकिन मिलन जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं है कि आपकी संपत्ति, आपका सोना या फिर आपका मंगलसूत्र कब्जे में ले लिया जाएगा। तो क्यों आखिर खुद प्रधानमंत्री या आपके तमाम प्रवक्ता या तमाम आपके नेता इस बात को इस तरह से उठा रहे हैं? ये तो कहीं भी नहीं है। ये तो राहुल गांधी कह चुके हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये तो हमने कहीं नहीं लिखा है। जया जी, ये तो वही वैसे होगा जैसे सनातन को एड्स इनके नेताओं ने कह दिया, पोषित करते रहे, उस पर कार्रवाई नहीं की। इन्होंने हिंदू को आतंकी कह दिया, उसको पोषित करते हुए उस पर कार्रवाई नहीं की। इन्होंने भगवा को बलात्कारी कहने वालों को पदोन्नत किया, कार्रवाई नहीं की। ये वैसे ही है, बीच चुनाव में आकर आप भारतीयों की संपत्ति पर बुरी नजर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो इनकी संपत्ति। लेकिन इटालियन संस्कृति की आप बात करें, आप कह रहे हैं इटालियन संस्कृति। प्रियंका गांधी तो भारत में ही पैदा हुई है। भारत बांट देंगे आप, जैसे इस देश के टुकड़े करके आपने 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान बना दिया जो आतंकियों का गढ़ बन गया है, आज तक भोग रहा है देश। ये आतंकवादियों की यदि कोई पूजक रही है, पोषित करने वाला तो राजनीतिक दल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है। ना पाकिस्तान होता तो ना आतंकवाद होता। चलिए रवि आपने हमेशा जिहाद और धर्मांतरण और आतंकवाद को पोषित किया, आज वही भावना लेकर आप लड़ रहे हैं। सुन लीजिए मिलन जी। मनोज जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री और बीडी शर्मा जी हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं मंगलसूत्र, अरे मंगलसूत्र पे उन्हें जरा सा भी अगर उनकी महत्व को जानते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को जरा भी सम्मान दिया हो ना, तो वो आज इस विषय पे चर्चा करें। देखिए पहले चर्चा करनी दीजिए। ये चर्चा इस तरीके से स्तरीय नहीं है कि आप मुझे इस तरह से इंटरप्ट करके पर्सनल में जिन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को अगर सम्मान दिया हो तो बिल्कुल वो आज इस पर बात करें। कांग्रेस पार्टी ने तमाम अपने नेताओं की शहादत दी है। प्रियंका जी के पिताजी ने इस देश के मंगलसूत्र की अगर शहादत दी है तो आपको इस पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए। जिसने इस देश के लिए अपने पति को खो दिया, जिसने अपनी माँ को इस देश की शहादत के लिए खो दिया, आप इस तरह की बातें करेंगी? आप बिछिया और गहने की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र को जिसने सम्मान दिया। 700 किसान देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, पहले वो बयान सुन लीजिए। पीएम मोदी ने भी कुछ कहा। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। आपको ये मंजूर है क्या? मेरी बात घर घर पहुंचाओगे? कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। तो आपने पोलियो की 2 घूंट सुनी होगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो बातों को कैसे जोड़ देते हैं। अब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब बात लूट तक चली गई। ये LIC जीवन बीमा LIC का एक टैगलाइन था और उसे एक कटाक्ष के तौर पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। हालांकि सियासत इस पर बहुत ज्यादा गरमाने लगी है और इसी बीच आता है सैम पित्रोदा का एक बयान जिसे लेकर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। क्या कुछ कहा उन्होंने वो आप सुनिए, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। Act in America also, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax.
तो अमेरिका का जिक्र किया, हालांकि बाद में उन्होंने इस पर कहा भी कि मैंने सिर्फ इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, यानी कि मैं सिर्फ अमेरिका का उदाहरण दे रहा था। और इसे लेकर पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि ऐसे समय में इन बयानों की जरूरत क्या पड़ जाती है, जो बैठे और कांग्रेस यहीं पर सर कमजोर हो जाती है। कांग्रेस यहीं कमजोर हो जाती है। गुजरात में हम देखें, चाहे वो उस समय सौदागर कह दिया, मौत का सौदागर, उसके बाद हमने फिर देखा फिर कुछ नए बयान, चौकीदार चोर है। और आप देखिए 2019 का चुनाव हुआ तो चौकीदार चोर है, मुद्दा बड़ा और भारी अभी पड़ा। परिवार को लेकर जो जिक्र लालू यादव की तरफ से किया गया, उसे प्रधानमंत्री ने कैंपेन की तरह ले लिया। स्लोगन था लेकिन एक वो कैंपेन बन गया और हर एक नेता अपने प्रोफाइल पर ये लिखने लगा। और इसी बीच सैम पित्रोदा का जो बयान आया, बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया और कांग्रेस ने इससे खुद को अलग थलग भी कर लिया कि ये उनकी खुद की पर्सनल सोच हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, चुनावी मौसम है तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। रवि जी, इस पर तो सोचने की जरूरत है ना कि हमेशा मिड इलेक्शन के टाइम और आप हमेशा एक तरह से ऐसा लगता है कि बीजेपी कमजोरी पकड़ लेती है कांग्रेस की। प्रधानमंत्री को डायरेक्ट आप लोग घेरते हैं और अभी तो हालांकि सैम पित्रोदा का जो बयान आया उस पर देखिए पूरी बीजेपी हमलावर हो गई। जय जी, देखिए कांग्रेस पार्टी की कोई कमजोरी नहीं है, ना ही राहुल जी या खड़गे जी या कांग्रेस के किसी अधिकृत नेता ने यह बयान दिया, ना ही हमारे मैनिफेस्टो में है। लेकिन कौवा कान ले गई की तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज देश में बखेड़ा करना चाहती है, अपनी 10 साल की विफलताओं का स्मारक छुपाना चाहती है, लेकिन वो स्मारक है कि छुपता ही नहीं है। लेकिन आज जनमानस जिस तरीके से आज मूल मुद्दों पर चर्चा चाहता है कि मूल मुद्दों पर हिसाब के लिए बातचीत होनी चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी खबर बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी आपको समय दिया जाएगा। रवि बहुत बड़ी खबर, आपकी प्रतिक्रिया। सभी याचिकाएं खारिज कर दी। वीवीपैट को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी वो खारिज हो चुकी हैं। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली से बैलेट पेपर की मांग ठुकरा दी गई है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की इस मांग को खारिज कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसे खारिज कर दिया गया है। मांग को, जितनी याचिकाएं दायर हुई थी उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि 24 अप्रैल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था और आज इसे खारिज कर दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की और कांग्रेस के लिए विपक्ष के लिए झटका भी सर, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था। वीवीपैट जो 100% जांच की मांग कर रहा था कि दोनों का मिलान किया जाए, तो उस बात को खारिज कर दिया है। और ये लंबे समय से मांग की जा रही थी और इसकी अगुवाई खुद दिग्विजय। लेकिन क्या कहा इस समय इस पूरे मुद्दे को लेकर वकील साहब ने, सुन लेते हैं। प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जो जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नट होती है
और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट। की वकील है, याचिका इन्हीं की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें अलग अलग याचिकाएं थी। सभी में ये मांग की गई थी कि वीवीपैट का जो मिलान है 100% यानी 100% मिलान किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए ये साफ कर दिया कि बैलेट पेपर की मांग को ठुकरा दिया है। हाँ, कुछ बातें उन्होंने जरूर कही, जैसे 45 दिन तक क्या उनको रखा जा सकता है मिलान के लिए। इन तमाम सारे मुद्दों पर कुछ नई गाइडलाइन भी दी है जया। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि विपक्ष के लिए बड़ा झटका, और जो बार बार ईवीएम की बात कही जा रही थी, यानी चुनाव ईवीएम से ही होगा। निश्चित तौर पर ये अगस्त में ये याचिका लगाई गई थी और एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दे, दरअसल वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर जो एक्टिविस्ट हैं उनकी ओर से अगस्त 2023 में इस याचिका को लगाया गया था और इस याचिका में कहा गया था कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से, जैसे कि आपने एडवोकेट प्रशांत भूषण को सुना, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट मनिंदर सिंह और तमाम जो अधिकारी हैं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। वीवीपैट एक कह सकते हैं कि वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे ये पता चलता है कि वोट सही तरीके से गया या नहीं गया। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, विपक्षी दल जो लगातार इस संबंध में मांग करते रहे उन्हें एक झटके के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि मिलान नहीं होगा, याचिका को ही खारिज कर दिया गया है। रवि जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन सर। जी जया जी, दरअसल देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस लोकतंत्र का सम्मान किया है। माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन देश में एक बड़ा वर्ग था जो हमेशा से इस बात की मांग करते आया है और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम जो हमारे लोग थे या जिनको इन पर आपत्तियां थी वो न्यायालय गए। पर न्यायालय का जो निर्णय है उस न्यायालय का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। बिल्कुल। मिलन, क्या कहेंगे आप? जिस तरह बार बार ईवीएम की बात उठाई जाती रही, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया इस बात। देखिए मनोज जी, ये इन षड्यंत्र प्रपंचों का जो कांग्रेस पार्टी फैलाना चाह रही थी, चुनाव से पहले अपनी हार को ठीक रहा। जिस प्रकार से ईवीएम का रोना रो रही थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उनके षड्यंत्र प्रपंच को करारा तमाचा दिया है और जिस प्रकार का भ्रमित करने का माहौल ये पैदा कर रहे थे, ये उनकी हार है। अब मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ये कहीं ना कहीं समीक्षा करनी चाहिए कि हमको यदि राजनीति करना है तो जनता की नब्ज को भी समझना होगा और जनता के बीच काम करना होगा। एसी कमरे में बैठकर कमरों में राजनीति कर आपने दशकों देश पर राज किया, लेकिन देश की जनता बहुत जागरूक हो गई, षड्यंत्र प्रपंचों को पहचानने लगी, इस बात का स्वीकार कर रही है। आप लगातार कारण ढूंढते रहिए, लेकिन जमीन पर यदि राजनीति नहीं करेंगे और इस देश का अपमान करेंगे तो देश की जनता आपको कैसे चुनेगी, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और यदि इस विषय को आज भी कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही है तो अमेठी छोड़ दी, समझ गए। अब तो कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, रवि तो कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, उन्होंने कह दिया। अब तो कह दिया, अब बचा ही क्या उसमें। जी देखिए रवि जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहाँ कह रही है। अभी मैं आप सेम पित्रोदा जी का बयान सुना रहे थे। सेम पित्रोदा जी वो हैं जो राजीव गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार रहे। आज सोनिया जी और राहुल जी के भी राजनीतिक सलाहकार है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो देश के विरोध में उनकी मध्यस्थता करने वाले वो शख्स हैं जो राहुल गांधी को गुप्त यात्राएं कराते हैं, गुप्त यात्राओं के साथ विदेशों में उनकी लॉन्चिंग करते हैं, मंच दिलवाते हैं। ये वो स्वयं पित्रोदा है। रवि, इस पर जवाब दे दीजिए। संपत्ति और नागरिकों की संपत्ति लूटने की जो योजना बनाई है, ये खुलासा किया है। आपने जो आरोप लगाया सर उसका जवाब ले लीजिए। और देश की जनता इस पर आक्रोशित है। ठीक है, बयानों से पलट रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। यदि आप थोड़ी बहुत भी घबराहट है और थोड़ी बहुत भी
शर्म बची है, तो इनको क्यों पार्टी से बात नहीं कर, क्योंकि आप में डर है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ऊपर कार्रवाई की तो बहुत ठीक है रवि जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो आप प्लीज 2 मिनट होल्ड कर लीजिए। आपने जो आरोप लगाया उनका जवाब ले लीजिए। रवि जी, इन सवालों का भी जवाब, और इसके साथ ही आपने, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जाहिर तौर पर पार्टी को उसका सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि अब वीवीपैट नहीं लौटेगा, तमाम जो चुनाव होंगे देश भर में वो ईवीएम से ही होंगे, तो ये राग अब कांग्रेस नहीं अलापेगी। जय जी, दरअसल जिस डर और भय की बात कर रहे हैं वो डर और भय तो स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरे पर दिख रहा है कि जो बात कांग्रेस पार्टी के किसी अधिकृत व्यक्ति या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता द्वारा नहीं कही गई, ना ही मैनिफेस्टो में, लेकिन जबरदस्ती के अनगर आरोप लगाकर इधर उधर की बातों से देश के जनमानस का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अरे देश में जिस तरीके से इंदिरा जी के संबंध में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं या जिस विरासत कानून की चर्चा कर रहे हैं, तो आनंद भवन 1970 में स्वयं दान कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी। ऐसा कोई कानून कांग्रेस पार्टी नहीं लेकर आना चाहती है। मैं स्पष्ट तौर पे आपको कह देता हूं कि ऐसा कोई कानून लेकर नहीं आ रही, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जो देश में इस तरह का षड्यंत्रकारी बातचीत करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आज जायज सवाल यह है कि जो मोदी की गारंटी थी वो सबसे बड़ा धोखा साबित हुई है। कहाँ है 450 का सिलेंडर जो आपने देने की बात कही थी? कहाँ है 3100 रुपए की खरीदी? बीजेपी कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, 2 करोड़ रोजगार देने अपने की बात हिसाब की से वोट जो आज डालेगी। कहीं नहीं मिले। इस पर मूल विषय पे चर्चा होनी चाहिए, चलिए। लेकिन इधर उधर की बातें बिल्कुल करके रवि, किसी बिल्कुल के रवि। चेहरे पे रवि डर जी, और भय ठीक वो है। स्पष्ट रूप से दिख ठीक रहा है, है। यहाँ पर सर, यहाँ पर एक ब्रेक लेना है हमें, जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा आगे जारी रखेंगे।